नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। पिछले 8 दिन से हम सब मिलकर लगातार हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेटी को इंसाफ देने का रास्ता साफ कर दिया। हाथरस की बेटी के परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया, परिवार का पक्ष रखने के लिए अच्छे से अच्छा वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। यह बात भी अच्छी थी। देश की चीफ जस्टिस ने और क्या क्या निर्देश दिए और कैसे बेटी के इंसाफ की मुहिम को जाति की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश का पर्दाफाश हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इनके सबूत मेरे पास हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं मुंबई के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। मुंबई के लोगों को एक मासूम बेटी की बात बताना चाहता हूं। वो मासूम बेटी जिसकी आंखें अपनी मां को खोज रही हैं। उसने अपनी मां को 4 दिन से नहीं देखा। वो मां की गोद ढूंढ रही है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि अब मां कभी नहीं आएगी। उनके पति इस वक्त मां की गोद उसे कभी नसीब नहीं होगी, क्योंकि मां को बीएमसी की लापरवाही ने मार डाला। मां दिखने में छोटी सी थी, मुंह में बारिश हुई, सड़क पर पानी भरा, मेन होल का ढक्कन खुला था, महिला मेन होल में गिर गई। लेकिन इस मां की मौत हो गई। मुंबई जैसे शहर में जहां हर रोज कोरोना से दर्जनों लोगों की मौत हो रही हो, शायद महिला की एक मौत बहुत बड़ी खबर नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है यह दर्द बहुत बड़ा है। और जब मैंने इसकी डिटेल देखी, इसकी गहराई में गया, तो जो बात सामने आई वो हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। आप भी सुनेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। मुंबई में 32 साल की शीतल अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को दादी के पास छोड़कर, घर पर छोड़कर दुकान से आटा लाने के लिए निकली थी। बारिश हो रही थी। महिला बहुत देर तक घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिली, और 24 घंटे के बाद उसकी लाश 25 किलोमीटर दूर हाजी अली के पास समंदर में तैरती हुई मिली। अब सवाल है, इस महिला की मौत कैसे हुई? शीतल की मौत का जिम्मेदार कौन है? 2 मासूम बच्चों से उसकी मां की गोद किसने छीनी? किसे दोष दें, किसे जिम्मेदार ठहराएं? परिवार वालों का, आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था, शीतल मेन होल में गिरी, पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई और उसकी लाश समुद्र में मिली। लेकिन बीएमसी मानने को तैयार नहीं है। तो फिर मैंने अपने रिपोर्टर से कहा, इस घटना की पूरी जांच की जाए, अच्छी तरह से तहकीकात की जाए। और जो तस्वीर सामने आई, जो बातें पता चली, उसके बाद कोई भी कहेगा शीतल को सिस्टम ने मारा। बीएमसी की लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली, छोटे छोटे बच्चों से उनकी मां छीन ली। जिस बच्ची की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, ये अपना दुख तो नहीं बता सकती, अपनी बात तो नहीं कह सकती, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मौत क्या होती है। छोटे बच्चे हैं उनके। वो अपनी बुआ की गोद में बैठी है, बार बार मां को बुलाने की जिद करती है, बार बार पूछती है, मम्मी कहां गई, मम्मी कब आएगी, मम्मी अब तक आई क्यों नहीं? अब 28 साल की धवनी को कौन बताए कि मां कभी नहीं आएगी, मां इतनी दूर चली गई, कभी नहीं लौट पाएगी। परिवार के लोग बच्ची को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, वो खाती है, लेकिन हर दिवाली के बाद मां को पूछती है। बच्ची की बात सुनकर, मां के लिए उसकी तड़प देखकर बगल में बैठे उसके पिता रोने लगे। दादी का कलेजा फट गया। लेकिन क्या करें, किससे कहें, कहां जाएं? क्योंकि बच्ची की मां तो वापस नहीं आ सकती। धवनी का एक भाई यश है। यश की उम्र सिर्फ 12 साल है, लेकिन 12 साल की उम्र में इस बच्चे को पता चल गया कि मौत क्या होती है। वो जानता है अब मां कभी नहीं आएगी। वो पापा को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप बैठा रहता है, मां के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि उसे पता है मेन होल में गिरकर उसकी मां की मौत हो गई। इन बच्चों की मां 10 मिनट में आने के लिए कहकर गई थी, आटा लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन नहीं लौटी। 1 दिन बाद मां की लाश घर आई।
ये धवनी और यश की मां शीतल की तस्वीर है। शीतल भानुशाली घाटकोपर के असलफा इलाके में रहती थी। परिवार में पति के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी सास है। पति छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। घर के काम शीतल करती थी। शनिवार को मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही थी। घर में आटा नहीं था। शीतल आटा लेने दुकान पर गई थी। पास में दुकान थी। बारिश की वजह से शीतल भानुशाली के घर के पास की गलियों में पानी भरा था। शीतल ने अपने बेटे को फोन करके बताया था कि दादी को बता दें, चिंता न करें, बारिश तेज है, दुकान में रुकी हुई है, जैसे ही बारिश कम होगी वो घर आ जाएगी। लेकिन शीतल जब बहुत देर तक नहीं लौटी, उसका फोन स्विच ऑफ आया तो परिवार वालों को चिंता हुई। घर वालों ने आस पड़ोस वालों को बताया। शीतल की तलाश शुरू हुई। परिवार और पड़ोसी पूरी रात और दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक ढूंढते रहे। शीतल नहीं मिली, लेकिन अब शकुन की तरफ इशारा करने वाला एक सबूत मिला। बारिश थम चुकी थी, गली में भरा पानी निकल चुका था और मेन होल के पास एक गीले आटे की थैली पड़ी थी। इशारा साफ था। लोग समझ गए शीतल खुले मेन होल में गिरी और पानी के तेज बहाव में बह गई। इसके बाद बीएमसी की टीम आई, फायर ब्रिगेड की टीम आई, डिजास्टर मैनेजमेंट की रेस्क्यू टीम आई। शीतल को नाले में ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 33 घंटे बाद बुरी खबर आई। असलफा से करीब 20-25 किलोमीटर दूर हाजी अली के पास समंदर के किनारे एक डेड बॉडी मिली। पुलिस ने परिवार से संपर्क किया और जब पति ने लाश देखी तो पहचान शीतल भानुशाली के तौर पर हुई। यह खबर दुखी करने वाली है, परेशान करने वाली और हैरान करती है। मुंबई जैसे शहर में एक महिला मेन होल में गिरे और उसकी लाश 25 किलोमीटर दूर समंदर में मिले, ये कैसे संभव है? दूसरी बड़ी बात यह, अगर मेन होल का ढक्कन खुला तो कैसे खुला था? शीतल का पैर मेन होल में कैसे चला गया? क्या कोई सेफ्टी वॉल्व, कोई जाली नहीं थी? हमारे रिपोर्टर्स ने इन सारे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। राजेश कुमार उस स्पॉट पर गए जहां शीतल मेन होल में गिरी थी। मेन होल का ढक्कन बंद था, लेकिन लोगों ने बताया कि शनिवार को जब बारिश हो रही थी उस वक्त गली में पानी भरा था और जब भी इस तरह के हालात बनते हैं, सीवर में पानी का बहाव तेज होता है तो पानी के फोर्स से मेन होल के ढक्कन खुद ब खुद खुल जाते हैं, वो अपनी जगह से हट जाते हैं। और चूंकि मेन होल पानी में डूबा होता है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता कि कितना खतरनाक है। फिर सवाल था कि मेन होल के ढक्कन तो सीमेंट के होते हैं, बहुत भारी होते हैं, पानी के फोर्स से वो कैसे हट सकते हैं? जांच की तो पता चला अब बीएमसी ने सीवर के मेन होल पर प्लास्टिक के ढक्कन लगा रखे हैं जो पानी के फोर्स से अपनी जगह से हट जाते हैं और वहां मौत का गड्ढा बना देते हैं। शनिवार को शीतल दामा जिस मैनहोल में गिरी थी उस गली में हम पहुंच गए हैं जहां पर वो मैनहोल है, और आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि इस गली में ऐसे ही बहुत सारे मैनहोल हैं और ये फाइबर के मैनहोल हैं। और जब बारिश होती है यहाँ पर, थोड़ी बारिश है, अगर आधे घंटे की बारिश हो गई तो इन गलियों में जल जमाव हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे जो नाला है वो ओवरफ्लो करने लगता है, बाहर पानी आ जाता है और उसके वजह से ये जो मैनहोल के ढक्कन हैं ये हट के अपनी जगह से हट जाते हैं, क्योंकि पानी का जो प्रवाह अंदर रहता है वो काफ़ी तेज़ रहता है और इस वजह से अपनी जगह से हट जाते हैं। और यही वजह है कि कई बार ऐसे हादसे सामने आते हैं जिसमें लोग जो हैं, जो आम मुंबईकर, वो इसमें गिर जाते हैं और जिसके वजह से उनकी मौत हो जाती है। शीतल के साथ भी यही हुआ। वो शनिवार शाम को इसी गली से आटा लेके आ रही थी, अपने घर का ज़रूरी सामान लेके आ रही थी और उसके बाद एकाएक वो उनका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल आने लगा। उनके घर वाले लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा था, जिसके बाद उनको ढूंढना शुरू किया गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अगले दिन सवेरे इस जगह पर वो आटे की थैली जो है वो मिली, जिसके बाद लोगों को पता चला कि यहीं पर वो गायब हुई हैं और यही इसी मैनहोल में गिरी हैं। और ये जो शक था उस वक्त, वो यकीन में तब बदला जब सोमवार को उनका शव हाजी अली के पास मिला, यानी यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर इस मैनहोल में गिरी और नाले से बहते हुए वो समंदर में हाजी अली के पास निकली। शीतल के परिवार का कहना है कि वो घाटकोपर इलाके में मेन होल में गिरी और पुलिस को शीतल की डेड बॉडी इस जगह से 25 किलोमीटर दूर हाजी अली के पास समंदर में मिली। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य उस जगह पर गए जहां शीतल का शव तैरता हुआ बरामद हुआ था।
हैरानी की बात है कि बीएमसी दावा कर रही है कि घाटकोपर की सीवर लाइन हाजी अली के पास समंदर में नहीं मिलती। फिर शीतल की लाश हाजी अली कैसे पहुंची? शनिवार देर शाम शीतल भानुशाली नाम की एक महिला मुंबई के घाटकोपर असलफा स्थित एक ओपन मैनहोल में गिर जाती है और इसके करीब 24 घंटे बाद इस महिला का शव मेरे पीछे आप जो ये हाजी अली का समुद्र किनारा देख रहे हैं, यहाँ पर रविवार देर रात तैरता हुआ स्थानीय पुलिस को दिखाई देता है। इस घटना के सामने आने के बाद बीएमसी ने दावा किया है कि ये जगह उस ओपन मैनहोल से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये जगह, ये समुद्र किनारा वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है। असलफा से जो ड्रेनेज सिस्टम निकलता है उस दौरान उस नाले में कई सारे अन्य और पाइप्स भी है, कई सारे हर्डल्स है। असलफा से वो ड्रेनेज सिस्टम जाता है साकिनाका इलाके तक और साकिनाका इलाके से वो ड्रेनेज सिस्टम आगे बढ़ता है मीठी नदी तक और मीठी नदी से जो अंतिम पड़ाव है उस ड्रेनेज सिस्टम का वो है माहिम का समुद्र किनारा। माहिम के समुद्र किनारे से इस जगह की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अब बीएमसी दावा कर रही है कि वो भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस महिला का शव इस हाजी अली इलाके तक पहुंचा कैसे। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिवार में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस जगह पर वो रहती थी वहाँ पर कई सारे मैनहोल जो है खुले हुए थे, लेकिन बीएमसी ने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की, कभी ऐसा काम नहीं किया कि उस मैनहोल्स को बंद किया जाए। बीएमसी की बातें सुनकर, उनके तर्क सुनकर हैरानी होती है। लगता यह है कि बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि 32 साल की शीतल भानुशाली की जान बीएमसी की लापरवाही की वजह से गई। बीएमसी की इस कमी ने इस परिवार को ऐसा गम दिया जिसे दुनिया का कोई मरहम भर नहीं सकता। ये बीएमसी की तरफ से अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं। और कैसे दो छोटे छोटे बच्चे हैं? देखो, 2 छोटे बच्चे अभी तक वो रो रही है। वो कल रात से 25 बार हम लोग ऊपर के रूम में सोते हैं, वो 25 बार तो रात से वो मतलब वो ढूंढने के लिए उसको ऊपर क्या बताऊं, अभी कुछ नहीं है। कैसे फिर अभी बच्चों का क्या मतलब किस 2.5 साल की लड़की है, मेरी मम्मी भी 70 साल की एज है। अभी कैसे चलेगा घर, मुझे वही पता नहीं चला कि ये घर कैसे चलेगा। मेरा तो बीएमसी की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया। देखो, इंक्वायरी होनी चाहिए और लापरवाही तो बीएमसी की ही है। आज मेरे घर पे हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो फाइबर के प्लास्टिक के ढक्कन है, इतने डीप गटर में कम से कम मजबूत डालना चाहिए। वो उन्होंने जो सही से लापरवाही, उनकी पूरी बीएमसी की लापरवाही जो भी हुआ। जरा सोचिए, 12 साल के यश और 2.5 साल की धवनी की जिम्मेदारी अब 70 साल की दादी पर आई है। वो उन्हें पाल पोसेगी। क्या ये संभव है? दादी इस उम्र में बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे करेगी? बच्चों की दादी हर आने जाने वाले से रो रो कर अपने दिल का दर्द बताती है। कहती है शीतल थी तो पूरे परिवार को संभालती थी, अब वो नहीं है तो परिवार का क्या होगा? उनका तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हमारा तो घर बर्बाद हो गया है। इतना काम किया छोटी छोटी बच्ची है घर पे, मैं कैसे संभालूंगी? मेरे से कुछ होता नहीं है, अपना पालने होता। हमारा तो घर बर्बाद हो गया। करती थी, मेरे से क्या होगा, मेरे को तो खाना कैसा बनाएगी वो भी पता नहीं है। मेरे को पूरा घर संभालती, सबको दवा लेके आती है, किसी का रिपोर्ट निकालेगी, खाना देगी, दवाई देगी। हमको ये भी मालूम नहीं है क्या गोली किसको देना, क्या किसको देना। मैं पढ़ी नहीं हूँ, मालूम नहीं। वो रिपोर्ट बांध के देती है सबको। भैया हमारा तो हाल हो गया। मेरी बच्ची, इतना बच्चा वो कैसा संभाल गई, तब मेरे ऊपर पूरा बोझ फेंक के गई। बच्चों का चेहरा देखकर, दादी की बात सुनकर दुख तो होता है। एक हंसते खेलते परिवार पर दुख का ऐसा पहाड़ टूटा जिसके बारे में सोचकर सिहरन पैदा होती है। शीतल भानुशाली ने सोमवार को अपने परिवार के साथ पेरेंट्स के घर जाने का प्रोग्राम बनाया था। शीतल के माता पिता गुजरात के उमरगांव में रहते हैं। उमरगांव जाने की तैयारी हो रही थी, पूरा परिवार खुश था, लेकिन बीएमसी की गलती ने
बीएमसी की लापरवाही ने इस परिवार के सपने खत्म कर दिए। छोटे छोटे बच्चों का चेहरा देखकर आस पड़ोस की महिलाएं दर्द से कराती हैं, रोती हैं। सारे लोग मिलकर बच्चों की देखभाल तो कर रहे हैं। इन लोगों ने कहा यह हादसा बीएमसी की लापरवाही से हुआ, इसलिए बीएमसी को हर्जाना भरना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, वरना आंदोलन हो जाएगा। ना हमने हमारे एक अच्छे व्यक्ति को खोया है बीएमसी के ये तकलीफ की वजह से। हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बच्चों के लिए इतना तकलीफ हो, इतने छोटे बच्चों को बीएमसी की वजह से इतना बड़ा तकलीफ हुआ है। इसकी भरपाई कौन करेगा? आज वो थी, इस जगह पे कोई भी हो सकता है। बीएमसी की इतनी बड़ी तकलीफ की वजह से हम लोग को क्या, हमने क्या खोया, उसके परिवार ने क्या खोया है ना, उसके परिवार को पूछो। ये कितना इजी, ऐसे बोलने के लिए कितना सब इजी लग रहा है कि आज उसके छोटे बच्चे हैं, कब से हम लोग को बोल रहे हैं मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। कैसे हम लोग संभाल रहे हैं उसको। बीएमसी की तरफ से कोई आया है इस इलाके में जानने, उनका परिवार का हाल जानने? क्या आप लोगों को लगता है? सब लोग आ रहे हैं, आके पूछ के चले जाते हैं। उसकी भरपाई कौन करेगा? सिर्फ आके पूछ के जाना है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने बच्चों को कौन संभालेगा? पूछ के चले जाएंगे। उनको कुछ हर्जाना, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए उनके परिवार को। देखिए, इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई है ही नहीं, उसका मतलब रिप्लेसमेंट है ही नहीं कोई भी चीज़। बस अभी ये है कि छोटे बच्चे हैं, बीएमसी ने जो किया है उसको उन चीज़ सही करना चाहिए और उनके घर वालों को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, भरपाई मिलनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं मिलती है, हम यहाँ के सारा आशापुरा सोसाइटी की सारी महिला लोग जाएंगे एल वार्ड पे, बीएमसी पे मोर्चा लेके जाएंगे। बस जो है वो परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, भरपाई मिलनी चाहिए। लोग बीएमसी से नाराज हैं, शिवसेना से नाराज हैं। जिस इलाके में शीतल भानुशाली की मैनहोल में गिरकर मौत हुई, वहां जरा सी बारिश से गलियों रास्तों में पानी भर जाता है। लोगों का कहना है पहले मैनहोल के ढक्कन कंक्रीट के होते थे जो काफ़ी भारी होते थे, लेकिन कुछ साल से बीएमसी फाइबर के ढक्कन लगवा रही है। फाइबर के ढक्कन हल्के होते हैं, ज़रा सी बारिश होती है, नाली में प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर की वजह से मैनहोल के ढक्कन अपनी जगह से हट जाते हैं। और यही असल्फा में हुआ और शीतल ऐसे ही मैनहोल में गिर गई। अगर यहाँ पे थोड़ी भी बारिश हो गई ना तो पूरे असल्फा में आपको घुटने घुटने तक पानी देखने मिलता है। तो इसकी वजह से, और बीएमसी ने पिछले 4-5 महीनों से क्या किया, अभी ये गटर 6 महीने पहले नया बना है। पहले ये जो ढक्कन हुआ करते थे ये वजनदार, इसको 3 आदमी नहीं उठा सकते, इतने वजन वाले ढक्कन रहते थे। अभी इन लोगों ने फाइबर के एकदम हल्के क्वालिटी के और ढक्कन रखे। अब क्या होता है, पानी यहाँ से जो एकदम फुल प्रेशर में आता है, डोंगर का पूरा पानी यहाँ से जाता है, तो ये ढक्कन हल्के होने की वजह से पानी के प्रेशर की वजह से हट जाते हैं। और जब पानी भर जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक, आप दिखाओ, यहाँ तक, कभी यहाँ तक पानी भरता है। तो इसकी वजह से यहाँ तक भी भरता है, यहाँ तक भी पानी भरता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है जैसा पानी का बहाव। तो कैसा होता है, अभी यहाँ से ये प्रेशर में ढक्कन ऊपर आ जाता है तो पता नहीं चलता है कि नीचे ढक्कन अपनी जगह पे है या नहीं है। तो वही हुआ कि शीतल यहाँ से आई ये ढक्कन, और इसकी कंप्लेंट आगे बीएमसी में कर दी गई है इन चाली वालों के थ्रू। हम सब लोगों ने इसकी तकरार बीएमसी में भी दी है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप अभी भी देख सकते हैं यही ढक्कन अभी भी यहीं पर लगे हुए। लोग शिवसेना से इसलिए नाराज हैं क्योंकि शीतल की मौत हुई, दर्दनाक तरीके से हुई, लेकिन बीएमसी के लोग, शिवसेना के नेता पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना दिखाने भी नहीं आए। बीएमसी के लोग तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि शीतल की मौत मैनहोल में गिरकर हुई और उनकी बॉडी बहकर हाजी अली के ड्रेनेज तक पहुंच गई। उनका 7:08 पे लास्ट सीन दिखा रहा था, क्योंकि हमने जब लास्ट मतलब गूगल में उनका लोकेशन हमने सर्च किया तो वो लोकेशन यहीं पे आ रहा था। अब डाउट हुआ कि थैली यहाँ पर अगर मिली है और ये मेन होल खुला है तो इसका मतलब डाउट आया कि ये इसके अंदर गिर सकती है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने पूरी रात पूरा दिन संडे को ये पूरे गटर में यहाँ से उतार के आदमी नित्यान होटल आगे तक अंदर से आदमी उतारा तो वहाँ पे मिली नहीं। फिर सामने भी रोड था, वहाँ पे भी बड़े बड़े टैंकर है, लेकिन वो इतने जाम है वो गटर कि पानी आगे तक नहीं बहता है। लेकिन फिर उसके बाद में रात को 2:30 बजे फ़ोन आया कि एक बॉडी वर्ली हाजी अली दरिया किनारे पे मिली हुई है। तो हम लोग यहाँ से वहाँ गए,
तो इनके हस्बैंड को लिया, उन सबको लेके वहाँ गए कि भाई शिनाख्त करना है कि यही बॉडी है क्या। तो फिर वहाँ पे कपड़े भी वही थे, उनके गले में जो मंगलसूत्र था वो भी वही था सेम, कान की उनकी जी बाली थी वो भी सेम थी और उनके पति ने उनको पहचान लिया। सर ये गटर ऑलरेडी 3.5-4 फुट गहरा है और ऐसा ही 3.5 फुट ऐसा भी मेरे ख्याल से लंबा है अंदर, तो इसमें से आदमी नहीं बह के जा सकता। हम इसको अगर नकार देंगे, क्योंकि बीएमसी अधिकारी हो गए ये लोग तो एक ही बात कह रहे हैं कि अरे पॉसिबल ही नहीं है, इसके अंदर कैसे जाएंगे। हमने जो आदमी उतारा, एक जिंदा आदमी, वो आराम से वहाँ तक आया, तो एक बॉडी जो पीछे गिर गई अंदर और पानी का बहाव उसको क्यों लेके नहीं जा सकता है। शीतल को ढूंढने की जो कोशिश बीएमसी को करनी चाहिए वो भी वहां के लोकल लोगों ने की। लोग मानते हैं और इस बात को समझ गए हैं यह हादसा बीएमसी की लापरवाही से हुआ, इसलिए इतने नाराज हैं। लेकिन बीएमसी के अफसर, बीएमसी की मेयर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उनका तर्क है कि 24 घंटे में कोई लाश बहकर 24 किलोमीटर दूर समंदर में कैसे पहुंच सकती है। सीवर जाम होते हैं, कई जगह कूड़े को रोकने के लिए लोहे के जाल लगे हैं। अगर महिला मैनहोल में गिरी भी थी तो उसकी बॉडी समंदर तक नहीं पहुंच पाती। बीएमसी ये भी तर्क दे रही है कि घाट के ऊपर से निकलने वाली सीवर लाइन हाजी अली के पास समंदर में नहीं मिलती, तो फिर शीतल की बॉडी वहां कैसे पहुंच गई। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, जहां तक मैनहोल के ढक्कन खुले होने का सवाल है तो हर बार बीएमसी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं, क्योंकि कई बार लोग जाम सीवर को खोलने के लिए खुद ही ढक्कन हटाते हैं फिर खुला छोड़ देते हैं। तो जो मैनुअल का जो एक रास्ता रहता है अंदर से, वो तो जिधर मिलिया वो नहीं है, वो रास्ता 20-22 किलोमीटर का है और इतना टाइम में 22 किलोमीटर बॉडी जो गई है। और अपने जो हादसे हुए तभी 4 साल पहले, 2 साल, उसके बाद उसके ऊपर जाली डालने का काम और जो पाइप मूव करता है सब, उधर भी जाली है ऐसे अधिकारियों के कहना है। इसीलिए हमारे जो अतिरिक्त आयुक्त है वेल्लू रासू, उन्होंने इंक्वायरी करने का आदेश दिया है। 15 दिन तक सब इंक्वायरी लेके आओ, उसके बाद पुलिस का भी रिपोर्ट आएगा। और हम भी, हमारे जो अधिकारी वर्ग है ऑफिसर से, वही सोचते कि जिस नाले से स्टॉर्म वाटर ड्रेन से वो गिरी ऐसा जिसका कहना है, तो वो अलग तरीके से जा सकते हैं, लेकिन हाजी अली बिल्कुल नहीं जा सकते इनका कहना है। तो तहकीकात होने दो 15 दिन के अंदर, उसके बाद पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। किशोरी पेडनेकर भले ये कहते रहें कि कोई डेड बॉडी 20-25 किलोमीटर तक सीवर में बहकर हाजी अली तक कैसे पहुंच सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा हो सकता है और ऐसा हो चुका है। अगर बीएमसी की मेयर को याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूं। 3 साल पहले 29 अगस्त 2017 को इसी तरह का एक हादसा हुआ था। डॉक्टर दीपक अमरापुरकर इसी तरह मैनहोल में गिर गए थे। किसी को पता नहीं चला था आखिर डॉक्टर साहब कहां गायब हो गए, उनके साथ क्या हुआ। बाद में मैनहोल के पास उनकी छतरी मिली, तब पता चला डॉक्टर दीपक अमरापुरकर सीवर में गिरे। उस दिन भी मुंबई में बारिश हो रही थी, उस दिन भी सड़क पर पानी भरा था, उस दिन भी मैनहोल का ढक्कन खुला था और डॉक्टर साहब मौत के इस गड्ढे में समा गए। इसके 2 दिन बाद डॉक्टर दीपक अमरापुर की डेड बॉडी समंदर में तैरती हुई मिली थी। क्या किशोरी पेडनेकर को यह सब याद नहीं है, मालूम नहीं है? वो कैसे कह सकती हैं कि मैनहोल में बहकर कोई लाश समंदर तक नहीं पहुंच सकती। एक और घटना उनको बता दूं, पिछले साल की है। 11 जुलाई 2019 को गोरेगांव ईस्ट में हादसा हुआ था। 2 साल का दिव्यांश खेलते खेलते मैनहोल में गिर गया था और दुख की बात है इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। बच्चा घर से निकला, मैनहोल में गिरते हुए दिखाई दिया। हादसे के बाद बीएमसी की टीम ने, फायर ब्रिगेड के लोगों ने, एनडीआरएफ की टीम्स ने 48 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गोरेगांव से लेकर वेस्टर्न रेलवे के ट्रैक के नीचे और मलाड की खाड़ी के तक सीवर में तलाश की गई, नाले खोद डाले गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी 2 साल के दिव्यांश की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। इस साल भी मुंबई में खुले मैनहोल में गिरकर मौत की पहली घटना नहीं है। मुंबई के लिए
ये बड़ा हादसा है। 1.5 महीने पहले अगस्त में नाला सोपारा में 18 महीने की एक बच्ची स्वीटी मैनहोल में गिर गई थी, बाद में उसकी लाश मिली। 31 जुलाई को मीरा रोड इलाके में 37 साल के सज्जाद खान की मौत मैनहोल में गिरकर हुई थी। उससे पहले फरवरी में ओशीवाड़ा इलाके में 19 साल की कोमल जयराम इसी तरह खुले मैनहोल में गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। क्या शिवसेना बताएगी इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएमसी की लापरवाही से न जाने कितने परिवारों की जिंदगियां बर्बाद हो गई, जिंदगी भर का दुख उन्हें मिला। लेकिन हर हादसे के बाद बीएमसी एक जैसा रटा रटाया बयान देती है, मैनहोल को ढकने की बात कहती है, आगे ऐसे हादसे नहीं होंगे इसका भरोसा दिलाती है। लेकिन बीएमसी का लापरवाही का रवैया खत्म नहीं होता, ये सिलसिला लगातार जारी है। घाटकोपर के असल्फा में शीतल भानुशाली की मौत के बाद भी बीएमसी का रवैया जरा भी नहीं बदला। मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स से आज मुंबई में अलग अलग जगह जाकर मैनहोल का रियलिटी चेक करने को कहा और हमारे रिपोर्टर्स ने जो तस्वीर भेजी है वो परेशान करने वाली है। मुंबई की सड़कों पर बीचों बीच मैनहोल खुले पड़े हैं, किसी को परवाह नहीं है। कुछ जगह तो बैरिकेड लगाकर, कहीं पत्थर रखकर लोगों को सावधान करने की कोशिश की है और यह काम भी स्थानीय लोगों ने किया है। लेकिन कई इलाकों में हालात ऐसे हैं, अगर थोड़ी सी चूक हुई तो समझो जान गई। अगर आज मुंबई में फिर से बारिश हो जाए, पानी भर जाए, तो दर्जनों स्पॉट ऐसे हैं जहां मैनहोल मौत को दावत दे सकते हैं। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी सेंटा क्रूज इलाके में गए। इलाके के सेंट लॉरेंस स्कूल के सामने सिस्टम का फिर वही लापरवाह रवैया दिखा जिसने घाटकोपर इलाके में शीतल की जान दी थी। ठीक स्कूल के सामने वाली सड़क के बीचों बीच मैनहोल खुला था। बीएमसी के कर्मचारियों ने मैनहोल को बंद करने के बजाय वहां दिखाने के लिए लकड़ी का एक टुकड़ा रखा। मैनहोल के अगल बगल ट्रैफिक नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। बहुत सारे सबूत मेरे पास में है, बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में है। बीएमसी के लापरवाही की तस्वीर मुंबई के बहुत सारे इलाकों में दिखाई दी है। पारस कोठारी ने महालक्ष्मी इलाके से एक तस्वीर भेजी है। यहां पर खुले मैनहोल को प्लास्टिक के बैरिकेड से ढक कर रखा गया है। यह काफी बिजी इलाका है, ट्रैफिक बहुत है, बावजूद इसके बीएमसी यहां पर किसी हादसे का इंतजार कर रही है, शायद किसी एक और मौत का इंतजार कर रही है। अंधेरी स्टेशन के पास सड़क के बीचों बीच आपको मैनहोल खुला दिखाई देगा। सड़क के बीच में 8 से 10 फीट गहरा मैनहोल किसी बड़े हादसे का सबब कभी भी बन सकता है। लेकिन बीएमसी के लोग, शिवसेना के नेता नींद में सोए हुए हैं। लोग का कहना है उन्होंने इस मैनहोल को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला मुंबई में 1991 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज लाइन है, यानी करीब 2000 किलोमीटर लंबी। इसमें 418 छोटे और 251 बड़े नाले मिलते हैं। इन्हीं नालों और ड्रेनेज में कुल मिलाकर 67,707 मैनहोल हैं, 67,707 मैनहोल। मैनहोल में गिरकर लोगों की मौत ना हो, कोई बह ना जाए, इसके लिए बीएमसी को सीवर में जाली लगानी होती है। मुझे सरकारी रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले साल बीएमसी ने 2331 जगहों पर मैनहोल में सेफ्टी जाली लगाने का दावा किया था। लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है यह पता नहीं चला। बहुत खोजने पर यह फिगर नहीं मिली कि कुल कितनी जगहों पर सेफ्टी जाली लगी है, और न कहीं इस बात का कोई रिकॉर्ड है कि कितने मैनहोल्स के आसपास सेफ्टी वॉल्व, सेफ करने वाली जाली नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीएमसी का बजट 30,000 करोड़ का है, 30,000 करोड़। इसलिए बीएमसी ये तो नहीं कह सकती फंड की कमी है। हर साल बीएमसी नालों के सफाई का सैकड़ों करोड़ का टेंडर जारी होता है। हर साल बीएमसी खुले सीवर को ढकने का दावा करती है। हर साल सड़कों के गड्ढे भरने का टेंडर होता है। लेकिन ये सब काम कब शुरू होता है, कब खत्म हो जाता है, पैसा किसकी जेब में जाता है, कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा सवाल यह है,
आखिर मेन होल को प्लास्टिक के हल्के ढक्कन से बंद करने का आइडिया बीएमसी को किसने दिया? अगर वाकई में मुंबई में सारे मेन होल पर अब कंक्रीट के बजाय प्लास्टिक ढक्कन रखे जा रहे हैं तो ये चिंता की बात है, डर की बात है। जब भी बारिश होगी तो प्लास्टिक के ढक्कन पानी के प्रेशर से हट जाएंगे और फिर हादसे होंगे, फिर किसी परिवार का चिराग बुझेगा, किसी माँ की गोद सुनी होगी या फिर किसी बच्चे के सिर से उसके पिता का, उसकी माँ का साया उठेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीएमसी जिम्मेदार होगी। बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है। महाराष्ट्र में अब तो सरकार भी शिवसेना की है। तो उद्धव ठाकरे को मुंबई के इन मासूम बच्चों का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया? क्या उद्धव ठाकरे 12 साल के यश और 28 साल की धवनी को न्याय दिला पाएंगे? क्या उनकी बीएमसी ऐसे इंतजाम करेगी कि आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो? क्या इन मेन होल में गिरकर किसी की जान न जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा? क्या बीएमसी अपनी लापरवाही को समझेगी, अपनी जिम्मेदारी को मानेगी, इसकी जांच करेगी और यह पता करेगी कि इन नालों में जाली लगाने के लिए, इनमें सीवर बनाने के लिए कितना पैसा खर्च किया जाता है, वो किसकी जेब में जा रहा है? मुझे इन सारे सवालों के जवाबों का इंतजार है। हमारे रिपोर्टर से आज मुंबई के अलग अलग इलाकों में मुंबई के मेन होल की पड़ताल की। मुंबई में कदम कदम पर कितना बड़ा खतरा है, मुंबई में मौत के मेन होल्स पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे रात 10:30 बजे, जिसमें और ज्यादा डिटेल्स आप देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं हाथरस की बेटी को इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा और कैसे एक बेटी को न्याय दिलाने के जंग में कुछ नेता जाति के झगड़े कर रहे हैं, जातियों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और अब बात हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने की मुहिम की। आपके चैनल इंडिया टीवी ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने का जो अभियान शुरू किया था, उसकी आवाज आज सुप्रीम कोर्ट में गूंजी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने हाथरस की बेटी को, उसके परिवार को इंसाफ देने का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हाथरस की बेटी के साथ जो अपराध हुआ वो खौफनाक है, शॉकिंग है, हॉरिबल। चीफ जस्टिस ने हाथरस की बेटी के परिवार को सुरक्षा देने के लिए कहा, परिवार का पक्ष रखने के लिए अच्छा वकील देने का निर्देश किया। लेकिन इसका दुखद पहलू यह भी है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ के लिए शुरू हुई जंग को कुछ लोग जाति के झगड़े में, कास्ट की लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कुछ लोग इस मामले को लेकर माहौल को खराब करने की साजिश में जुटे हुए हैं। मेरे पास इस बात के भी सबूत हैं कि हाथरस की बेटी के साथ हुई नाइंसाफी को अब दलित बनाम ठाकुर की लड़ाई का रंग देने की कोशिश की जा रही है। वजह सिर्फ इतनी है कि जिस बेटी के साथ अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जिस बेटी की दर्दनाक मौत हुई, वो दलित थी और जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, वो जाति से ठाकुर है। मैं सबसे पहले उन लोगों के बारे में, उन नेताओं के बारे में आपको बताता हूं जो इस दिल दहलाने वाली घटना को भी जाति की निगाह से देख रहे हैं। ये लोग न्यायपालिका को, जजेस को जाति के तराजू पर तोलने वाले लोग हैं। इस तरह के लोगों में पहला नाम है भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण का। बेटी के साथ जुल्म को सबसे पहले दलितों के खिलाफ अत्याचार के तौर पर पेश करने वाले यही महाशय थे। सबसे पहले भीम आर्मी के लोग हाथरस के गांव में पहुंचे थे। इसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंचकर उन्होंने हंगामा किया था। इनकी वजह से इस बेटी की लाश को सफदरजंग हॉस्पिटल से बाहर निकलने में देरी हुई। यही इस बेटी की लाश को लेकर गांव में पहुंचे। अगर बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई होती, अगर सिर्फ जुल्म के शिकार परिवार को न्याय दिलाने की जंग होती, तो मैं इनका साथ देता। लेकिन जब तहकीकात की तो पता चला इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था, दलितों की नेतागिरी करना, समाज में जाति का जहर घोलकर अपनी सियासत को चमकाना, हर बात में बेटी के दुखी परिवार को सरकार के खिलाफ भड़काना और
चंद्रशेखर रावण के इरादों पर मेरा शक इसलिए और गहरा हो गया क्योंकि इन महाशय ने तो न्यायाधीशों को, जजेस को जाति में बांट दिया। चंद्रशेखर ने कहा कि सीबीआई जांच से काम नहीं चलेगा, जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होनी चाहिए। इतनी बात भी ठीक थी क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद कहा कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, अच्छी बात थी। लेकिन चंद्रशेखर उर्फ रावण ने कहा अगर जज दलित हो तो बेहतर होगा, दलित जज की निगरानी में जांच होगी तो भरोसा बढ़ेगा। आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, आप सोचेंगे कोई शख्स इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, कोई नेता जाति को जजेस से कैसे जोड़ सकता है। लेकिन मैंने कहा था मेरे पास सबूत है। चंद्रशेखर रावण ने जो बात कही वो मैं आपको सुनवा देता हूं। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे, इनके एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। एजेंसियां सिर्फ वो करेंगे जो सरकार चाहती है, तो वो रिटायर्ड जज हो। और अगर बहुत अच्छा करना चाहती है सरकार, अगर सरकार पूरे देश में जो विरोध है तो उसको समझते हुए सरकार ये करेगी, वो अगर शेड्यूल कास्ट का जज हो या माइनॉरिटी का जज हो या बैकवर्ड का जज हो या वो जज हो कोई जो भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो, तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये सीबीआई और इससे काम नहीं चलेगा। कोई जज साहिबान की जाति देखे, जाति के आधार पर जज की काबिलियत, न्यायाधीश निष्पक्षता की बात करे, इससे ज्यादा घटिया और गिरी हुई सोच नहीं हो सकती। मैं तो कहूँगा कि चंद्रशेखर रावण का ये बयान हमारी न्यायपालिका का अपमान है, हमारे जजेस की तौहीन है, इसलिए अदालत को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद कहा सीबीआई की जांच अदालत की निगरानी में हो, इसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने में कोई कोर कसर न रखने की हिदायत दी। अदालत ने बार बार कहा यह मामला बहुत ही खौफनाक है, दर्दनाक है, एक बेटी के साथ हैवानियत हुई है, इसीलिए अदालत ने खुद ही इसकी सुनवाई का फैसला किया। लेकिन नेताओं को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। हाथरस की हैवानियत पर पश्चिम बंगाल में सियासत हो रही है, महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो रहे हैं और मुद्दा इस बेटी को, उसके परिवार को न्याय दिलाना नहीं है। योगी आदित्यनाथ को, उनकी सरकार को और फिर बीजेपी को दलित विरोधी घोषित करना है। एक 19 साल की लड़की की जान चली गई, उसकी मौत पर इस तरह की सियासत हो रही है, यह दुखदाई है। इसी सियासत के चक्कर में आज लेफ्ट पार्टीज के नेता हाथरस पहुंचे। सीताराम येचुरी और वृंदा करात ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, फिर दलितों पर हो रहे अत्याचार की बात की। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने पूछा इसी तरह की घटना बलरामपुर में हुई है, इस तरह की घटना राजस्थान में हुई है, आप वहां क्यों नहीं गए, उन घटनाओं की बात क्यों नहीं की, इस पर एक ही जवाब था, पहले हाथरस की बेटी को न्याय दिलाना। जरा उनकी बात भी सुनिए। इंसानियत के उसूल के आधार पर हम एक ही मांग है, वो न्याय। और ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश भर में है, क्योंकि दलित लड़की का सवाल है। अच्छा, दूसरी बात यह भी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दलित बेटी पर हुआ, जैसे बलरामपुर में हुआ है, राजस्थान में हो रहा है, बहुत जगह पे है देश में, अगर अलग अलग जगह पे हो रहा है, हर जगह पे आप जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। राजस्थान क्यों नहीं जा रहे बने तो आए तो आज यहाँ पे आगे को आगे के जाए क्या, इसके अंदर प्राथमिकता है क्या, राजनीति कर रहे हैं? नहीं, राजनीति में इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर आप जैसे कह रहे हैं, अपनी अच्छी बात है कि अपनी दलित बेटियों की बात उठाई, तो बलरामपुर में भी हुआ है, राजस्थान में लगातार। मैं भी कहना, बलरामपुर में हमारी पार्टियां गई थी पहले दिन। आप जैसे अगर बड़े नेता जाते हैं तो सर ज्यादा न्याय का वो रहता है। वो ही जाएंगे ना भाई। आप भी समझते हैं कि ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस तरह की बातें कितनी बेमानी है। सीताराम येचुरी जानते हैं वो क्या कह रहे हैं और हाथरस क्यों आए। असली बात यही है कि लेफ्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इन सारी पार्टियों के नेता हाथरस सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्हें योगी आदित्यनाथ को घेरने का मौका दिख रहा था। इस इलाके के लोगों से बात करें तो वो कहेंगे वो तो जानते भी नहीं कि तृणमूल कांग्रेस कौन सी पार्टी है। वो इस बात पर आश्चर्यचकित हैं कि लेफ्ट पार्टीज के नेता यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है।
लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ऐसे हैं जो खुद भी इस मौके को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इससे बचा नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। जातिवाद का जहर ये लोग भी खोल रहे हैं। 2 दिन पहले बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह ने ठाकुर समाज की पंचायत बुलाई थी, जहां दावा किया गया कि सियासी दबाव में ठाकुर समाज के कुछ लड़कों को बेवजह पकड़ लिया गया है। इस पंचायत में आरोपी लड़कों का पूरा सपोर्ट करने की बात कही गई। अच्छी बात यह कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्शन लिया। राजवीर सिंह और उनके 100 सपोर्टर्स के खिलाफ माहौल खराब करने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन मुझे एक बात का सुकून है कि नेता कुछ भी कहें, कितनी भी भड़काने की कोशिश करें, जातियों को लड़वाने की कोशिश करें, जनता बहुत समझदार है। हाथरस के गांव में ठाकुरों और दलितों के बीच झगड़ा कराने की बहुत कोशिश हुई, अभी भी हो रही है। हाथरस के केस को दलित बनाम ठाकुर का मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, अभी भी हो रही है, लेकिन न दलित भड़के न ठाकुर। हाथरस की बेटी के साथ जो जाति हुई, जिस तरह का क्राइम हुआ, उसे जिस तरह से कास्ट रंग दिया गया, उससे तो गांव के लोग और नाराज हो गए, गुस्सा है। आज आसपास के गांव में ठाकुरों की पंचायत हुई। पंचायत में एक ही बात कही गई कि बेटी दलित की हो, बेटी ठाकुर की हो या ब्राह्मण की या किसी और जाति की, बेटी की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। ये बेटी भी हमारी बेटी थी और बेटी के सम्मान से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। वहां जो राजपूत इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा हाथरस की बेटी के साथ जुल्म करने वालों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी दबाव में, किसी प्रेशर में किसी निर्दोष को सजा न दी जाए, किसी मासूम को कसूरवार न ठहराया जाए। ये जो है दलितों को भड़काए रहे भीम आर्मी वाले, और बाहर से जो नेता लोग आते हैं दीगर पार्टियों के, और वो पहले से अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं यहाँ पर, क्या वहाँ पहुँचिए, हमारे पहुँचते ही आप दंगा करना शुरू कर देना। और ये बेटी है, ये दलित बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है। न्याय मिलना चाहिए बेटी को, लेकिन बेटों को भी न्याय मिलना चाहिए। जिसने वास्तविक में ये कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डर तो देखो जो आर्मी भीम के लोग हैं उनसे तो बहुत ही क्षेत्र में भय छाया हुआ है जनता के अंदर। हाँ, उसके साथ जो भी गलत हुआ उसके साथ हम लोग पूरी सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। मैं एक और भी मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो दोषी है उसको बख्शा ना जाए, उसको चौराहे पे खड़ा करके फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन जो निर्दोष है उसके साथ भी दोषियों जैसा व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि पूरी मीडिया को पता है, पूरे देश की जनता को पता है। उसके लिए तो सीबीआई जांच के आदेश हो गए, उस पर तो आपका विश्वास है ना? जी एकदम विश्वास है मुझे। लेकिन गुमराह कौन कर रहा है इसको? जातिवाद में कौन बदलना चाहता है? दोनों पक्षों में कौन भिड़ाना चाह रहा है? भाई देखिए मैं बताऊं, वो तो तथाकथित संगठन है और राजनीतिक पार्टियां हैं। वो पार्टियां जो 50-50 लाख की ऑडियो वायरल हो रही है, वो जो बाहर के जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ जाति का कोई वो नहीं है किसी प्रकार का। सब जातियां एक साथ मिलके सब काम कर रही हैं, बड़े प्रेम से रह रहे हैं हम सब लोग। लेकिन यहाँ जो बाहर के लोग आ रहे हैं, इनसे पूरा भय बन गया है यहाँ पर। अच्छा। ये यहाँ कुछ भी करा सकते हैं। न्याय तो न्याय होना चाहिए, कोई बेकसूर है बालक बता हमारे पास में गाँव है वो बेकसूर है। आप लोग के गाँव, आपके गाँव में कभी भी जात पात को लेके कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा ऐसा पहली बार भयो कबू ना है। सब बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं है, सब इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ की वजह से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो यही चाहते हैं, बस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कांग्रेस सपा बसपा सारी राजनीति बना रही है, ये पूरी इसको ड्रामा बना दिया इन नेताओं ने। ये नेताओं की करामात है। मैंने गांव के बहुत सारे लोगों की बात सुनी है, समय होता तो आपकी सबकी बात सुनवाता। ये ठाकुर समाज के लोग हैं, इनकी बात मैंने बहुत ध्यान से डिटेल में सुनी। सब लोगों की बात सुनकर अच्छा लगा। हर व्यक्ति ने कहा कि बेटी की जाति नहीं देखी जाती, गांव की हर बेटी हमारी बेटी है, इसलिए बेटियों के साथ जुल्म करने वालों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। सब ने कहा अपराधियों की जाति नहीं देखी जानी चाहिए। ठाकुर समाज के लोग कह रहे थे कि हाथरस की बेटी का परिवार जिस एजेंसी से जांच कराने की मांग करे, जिससे परिवार के लोगों के दिल को सुकून मिले, तसल्ली मिले, जैसा वो चाहे वैसी जांच हो। चाहे सीबीआई जांच करे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे, चाहे पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, लेकिन सरकार हो,
प्रशासन हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। मुझे लगता है वो लोग जब ये बात कहते हैं तो कुछ गलत भी नहीं है। सब चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले, कोई नहीं चाहता इस तरह के जघन्य अपराध में किसी बेकसूर का नाम बेवजह घसीटा जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की लीडरशिप वाली 3 जजेस की बेंच ने कहा कि हाथरस में बेटी के साथ जो हुआ वो खौफनाक है। हाथरस की बेटी को, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और अदालत इस बात को सुनिश्चित करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कोर्ट इस बात को इंश्योर करेगा कि जांच सही तरीके से हो, पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी मिले और परिवार का पक्ष रखने के लिए उन्हें बेहतर वकील मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा सरकार चाहती है इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। इसके बाद तो कुछ कहने को नहीं बचता। तुषार मेहता ने यह भी कहा इस केस में जिस तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं, जिस तरह से झूठे नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, उसको बंद किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से हाथरस की बेटी के परिवार को सिक्योरिटी देने को कहा और सरकार ने बताया कि पीड़िता के परिवार को सुरक्षा पहले ही मुहैया कराई गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह भी कहा कि हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में क्यों करना पड़ा। सरकार का कहना इस मामले में जातीय झगड़े का रंग देने की कोशिश की जा रही थी। इंटेलिजेंस के इनपुट थे कि सुबह तक लाखों लोगों को हाथरस पहुंचाकर माहौल को खराब करने की साजिश हो रही है। गांव में भारी हिंसा भड़क सकती है, इसलिए आधी रात के बाद अंतिम संस्कार का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि हाथरस के मामले को लेकर हिंसा की बड़ी साजिश रची गई थी। इस साजिश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम भी लिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसी वक्त यूपी पुलिस ने पीएफआई से संबंध रखने वाले 4 लोगों को मथुरा में अरेस्ट किया। आरोप है ये लोग जाति हिंसा भड़काने के मकसद से हाथरस जा रहे थे। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उनमें से एक अतीकुर रहमान मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, मसूद अहमद बहराइच से है, जबकि आलम रामपुर का रहने वाला है। इसके अलावा सिद्दीकी नाम का शख्स केरल के मल्लपुरम में रहता है। पुलिस के मुताबिक इनकी साजिश हाथरस में हिंसा की आग भड़काने की थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लैपटॉप बरामद हुए हैं और काफी लिटरेचर मिला है। हिंसा की साजिश किसने रची, कौन है जो जातीय दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसका पता तो चल ही जाएगा। लेकिन अगर हिंसा की साजिश थी, इसके सबूत हैं, तो दोषियों को सजा अदालत देगी। लेकिन इन सब के चक्कर में हाथरस की बेटी की न्याय की अभियान, न्याय की मुहिम कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। जिस तरह से ठाकुर समाज के लोगों ने दलित बेटी को अपनी बेटी कहा, न्याय की मांग की, वो सामाजिक समरसता का एक उदाहरण है। इससे हमारे नेताओं को सीखना चाहिए। उन्होंने भड़काने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की, लड़वाने की कोशिश की, लेकिन लोग साथ रहे। जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस की बेटी को इंसाफ की आवाज सुनी, सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, जिस तरह से उन्होंने आज की बात की रिपोर्ट का संज्ञान लिया, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हाथरस की बेटी को न्याय देने का कमिटमेंट दिखाया, संकल्प दिखाया, वो पूरे देश के लोगों में भरोसा पैदा करेगा और अपराधियों के मन में कानून के प्रति दहशत। मुझे यकीन है अब हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा। जो अपराधी हैं, असली अपराधी हैं, उन्हें सजा मिलेगी और ये जल्दी होगा। बिहार में चुनावी राजनीति ने स्पीड पकड़ ली है। आज बीजेपी जेडीयू ने सीट शेयरिंग का ऐलान किया। इसकी डिटेल्स बिहार के चुनाव की बात करते हैं। पटना में आज नीतीश कुमार और सुशील मोदी की मौजूदगी में एनडीए की सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने कोटे से मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी को सीटें देगी, जबकि जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से वो जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें देगी। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, कोई गलतफहमी नहीं है,
कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब उनसे एलजेपी को लेकर, चिराग पासवान के कमेंट्स को लेकर सवाल पूछे गए तो नीतीश कुमार ने कहा कौन क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रामविलास पासवान से पुराना लगाव है और जेडीयू के सपोर्ट के बाद ही वो राज्यसभा पहुंचे थे। इसके बाद सुशील मोदी ने एक बात साफ कर दी, कहा चुनाव के बाद अगर बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिले तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। अगर सरकार निश्चित बनेगी तो मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर हिस्सा होगा। एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें संख्या किसको क्या आई नहीं आई, क्या हुई, इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। बीजेपी और जेडीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, सीटों का बंटवारा हो गया। इसीलिए चिराग पासवान के सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो दिल्ली में एनडीए में रहना चाहते हैं और बिहार में अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान, उनके पिता हॉस्पिटल में हैं और अकेले ये चुनाव लड़ना चिराग के लिए आसान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात आज ये हुई कि बीजेपी ने साफ साफ कह दिया कि चिराग पासवान की पार्टी नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल अपने पोस्टर्स में नहीं कर सकेगी। और उन्होंने ये भी कहा ज़रूरत पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर दिया जाएगा, तो मुश्किल तो होगी। आज एयरफोर्स डे के रिहर्सल की शानदार तस्वीरें आई हैं, फाइटर जेट के करतब की तस्वीरें हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं जिन्हें देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दिल्ली के आसपास के इलाकों में आसमान आज फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट से गूंजा। एयरफोर्स डे की रिहर्सल हो रही थी। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होता है, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर राफेल समेत एयरफोर्स के सभी प्लेन्स और चॉपर्स ने उड़ान भरी। राफेल प्लेन कुछ ही दिन पहले एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा अटेंशन राफेल पर थी। इसके अलावा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, चिनूक हेलीकॉप्टर भी करतब दिखाते नजर आए। एयरफोर्स डे के मौके पर 56 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। पिछले साल 51 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। अपनी एयरफोर्स का गौरव मैंने आपको दिखाया, देश की बहुत सारी खबरें मैंने आपको दिखाई।